खेती बाड़ी की बात करते हैं, तो उससे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा खेती बाड़ी का महत्व क्या है, क्यों खेती बाड़ी की ज़रूरत है हमारे समाज को। अधिकतर पॉपुलेशन, जनसंख्या जो हमारे संसार की मैक्सिमम है, वो इस पर खेती बाड़ी पर निर्भर है। क्या खेती बाड़ी से हमें क्या ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें मिलती है? खेती बाड़ी हमें भोजन देती है, पहली बात। दूसरी बात, खेती बाड़ी से बहुत बड़ी मार्केट हमें मिलती है। जैसे मैं आपको बताऊं, ट्रैक्टर मार्केट, कंबाइन मशीन की मार्केट, हैरो की मार्केट, कल्टीवेटर की मार्केट, जो खेती बाड़ी में जो इम्प्लीमेंट लगते हैं, जो औजार हैं, उनको बनाने से एक बहुत बड़ा बाजार जो है हम खेती बाड़ी से जो है मिलता है हमें, खेती बाड़ी के एक क्षेत्र से। तो तीसरी बात, इससे हमारा पेट भरता है तो गरीबी हटती है। चौथी बात, इससे हमें एम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से मिलता है। देखो, मैं यहाँ भी एक उदाहरण देना चाहूँगा कि खेती बाड़ी में जैसे कपास की फसल हमने बोई है, वो कपास का फिर बाद में जाकर कपड़ा बनता है, मिलों में काम होता है, कपड़े से जो है बहुत सारे लोगों को मिलों में रोजगार मिलता है। यहाँ खेती में हम मजदूरी लगाकर खुद खेती करके उस टाइम पर रोजगार मिलता है हमें, साल के कुछ महीनों में ही हम बेकार रहते हैं, बाकी सारा साल हमें खेती बाड़ी में काम मिलता रहता है। वो एम्प्लॉयमेंट है, वो हमारा रोजगार का साधन है। और आज समझने की ज़रूरत आ पड़ी है, क्यों? क्योंकि इसके जो प्राकृतिक संसाधन है उनका हमने दोहन कर दिया है। हमारे प्राकृतिक साधन खेती में कौन कौन से हैं? पहला प्राकृतिक साधन जो मैंने भूमि का जिक्र किया था, वो लिथोस्फीयर बताया था हमने। ऐसा भूभाग, जैसा पृथ्वी का, धरती का वो भाग जिस पर हम अपनी खेती पैदावार लेते हैं, खेती करते हैं, वो भूमि का हिस्सा हमारी सॉइल कहलाता है, मिट्टी कहलाता है। वो 328.73 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन जो है इंडिया के अंदर कल्टीवेबल लैंड कहलाती है। मैं आपको इसका डाटा इसलिए दे रहा हूँ कि ताकि ये चीज़ें तो मिल जाएंगी आपको कहीं ना कहीं, लेकिन जो हमारा डिस्कशन है, हमारा चर्चा का विषय है कि भाई उनको कंजर्व कैसे करें, उनका दोहन बहुत ज़्यादा हो गया है, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उस पर हम जाएंगे। लेकिन पहले हम इसको समझ लें कि भाई कितना कितना कैसे कैसे मामला हमारा कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक हमने दोहन कर दिया है। 328.73 में से हमने तकरीबन 200 मिलियन हेक्टेयर को जो है उसको डिग्रेडेशन की तरफ है, वो दोहन की तरफ है, उसको खराब होने पर है, वो खराब होने वाली दिशा में जा रहा है वो। जैसे उसमें से भी 153.6% का तो हिस्सा जो है वो अपनी भूमि कटाव, जैसे फ्लड आ गई, बारिश में नदियां बह जाती हैं तो वो ऊपरी परत को बहा कर ले जाती है, तो इससे होता है। कुछ हिस्सा 16.3% है, वो उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, वाटर लॉगिंग जिसको बोलते हैं, पानी ठहराव पानी का जहाँ हो जाता है, वो ज़मीन खराब हो जाती है हमारी। कुछ 14.9% ऐसी ज़मीनें हैं जिनमें हमारी में एसिडिक सॉइल हैं, सैलाइन है, नमकीन नम ऊपर आया हुआ है उस ज़मीन में, तो वो ज़मीनें भी सुधारने की ज़रूरत है। तो ये हिस्सा इस तरह का हिस्सा है जो सुधार की हमें आवश्यकता है, इस हिस्से को। तो इसमें से मैंने आपको बताया 15 जो मिलियन है वो हेक्टेयर ज़मीन, वो विंड से भी होता है इरोजन। जैसे राजस्थान में हवा तेज आ गई तो मिट्टी का टीला उठकर इधर से उधर हो जाता है। तो ये इतना जो है हमारा दोहन हो चुका है ज़मीन को। 3 हमारे प्राकृतिक संसाधन है खेती के: भूमि, पानी और वनस्पति। 70% हिस्सा जो है भूमि पर पानी है, 30% ही है भूमि जो हमारे उपयोग के लिए बची हुई है। 70% में से 96% पानी ऐसा है जो हम प्रयोग नहीं कर सकते। वो पानी भी सैलाइन है ना, वो पानी भी नमकीन है, और आप ये कह सकते हैं भाई वो हमारे उपयोग के लायक नहीं है। हाँ, उसमें भी परमात्मा ने जो समुद्र के अंदर जीव हैं उनके गुजारे के लिए वो
कुछ चीज़ें छोड़ी हैं, तो वो प्राकृतिक साधन हमारे लेवल का नहीं, वो उसके काम आने का है जो समुद्री जीव हैं उनके काम आता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि 4% ही पानी हमारे प्रयोग के लायक है, जिसमें से 0.9% तो हमारी झीलों में, तालाबों में उनमें रहता है। 2.2% हमारा पानी जो है वो बर्फ़ के तौर पर जमा हुआ है, जम जाता है पहाड़ों की चोटियों पर। और 0.6 से 0.8% पानी जो है हमारा अंडरग्राउंड वाटर है, जो ज़मीन के अंदर है। और 1% जो बच गया वो पानी जो हमारा वायुमंडल में नमी के तौर पर रहता है। ये 4% पानी ही हमारे उपयोग के लिए है। उसको भी दोहन की ज़रूरत नहीं है, उसको भी हमने संरक्षण करना है। उसके संरक्षण के तरीके भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तीसरा मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि भाई वनस्पति की हमारे यहाँ इसलिए ज़रूरत है कि बारिश लाने के लिए पेड़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अकेली बारिश नहीं, हमारे सारे वातावरण को शुद्ध करने के लिए पेड़ों का होना ज़रूरी है। तो इसलिए परमात्मा ने ये 3 प्राकृतिक चीज़ें हमें दी। इन तीनों प्राकृतिक चीज़ों को हमने किस किस ढंग से संरक्षित करना है, वो इनकी मैनेजमेंट हमने कैसे करनी है, वो आज के हमारी चर्चा के विषय का मुख्य बिंदु है। तो सबसे पहला मैं इसको आपको मैनेजमेंट का डिस्कस करना चाहूँगा। तो पहले मैं डिस्कस करते हुए ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई उसके लिए हमने प्लानिंग तैयार करनी पड़ेगी। क्या प्लानिंग तैयार करनी पड़ेगी? उन प्लानिंगों को हमने विशेष तौर पर अपनाना है। बगैर अपनाए किसी चीज़ को हम चलते हैं तो वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसको लागू करना है, लागू किए बगैर वो सफलता हासिल नहीं होती। तो पहला मैं आपको बताऊं, जो हमारी प्राकृतिक संपदा है उसके अंदर कमियां ना आए, उसके अंदर रुकावट ना पैदा हो, उस दिशा में हमने काम करने हो। जैसे एक मोटा एग्जांपल देता हूँ आपको। ज़मीन है, ज़मीन को सुधारने के लिए पहले हम उस पर गर्मी के समय मिट्टी पलट हल से जुताई करते थे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एरेशन हो जाए, उसके अंदर जो जीव नुकसान वाले हैं वो अपने धूप से मर जाएं, नेचुरल तरीके से उसका सुधार। नहीं तो एक स्तर आने के बाद हमारी प्रोडक्शन बढ़नी बंद हो जाती है। डेटा आपको यहाँ दे दूँ, हमारे देश में 77 में सिर्फ 77 मिलियन किसान परिवार थे। अब वो 105 फार्मर फैमिली जो है हमारी हो रही है, उसमें से 82 मिलियन फार्मर फैमिली ऐसी हैं जो मंझले और छोटे किसान हैं, मार्जिनल किसान हैं, जो बिल्कुल बहुत थोड़ी ज़मीन है जिनके पास। तो 105 में से 82 बताया मैंने, 105 मिलियन फार्मर फैमिली में से 82 मिलियन फार्मर फैमिली ऐसी हैं जो छोटे किसान हैं, यानी कि 78% हिस्सा। तो इसीलिए उसको जो है ना, अपनी ज़मीन को, वो ज़मीन तो बढ़ नहीं रही, उसको संरक्षण करने की ज़रूरत है। प्लानिंग पे चल रहा हूँ मैं। इसके बीच में ये मैंने एक उदाहरण बता दिया भाई हमारे देश में क्या हालत है। ये बड़ी दयनीय हालत है। हमारे पास ज़मीन ऐसा संसाधन है जो बढ़ता नहीं, तो उसको संरक्षण करने का लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि हम उसमें जो रुकावट की चीज़ें हैं उनको दूर करते हुए चलें। अच्छा, फिर दूसरी बात मैं बता रहा था आपको कि जो हमारे नेचुरल प्राकृतिक संसाधन है उनका हम ऑप्टिमम ही यूज करें, सही प्रयोग करें। उसका ज़्यादा दोहन करने से भी वो हमारा नुकसान कर जाएगा, हमारा नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तीसरी चीज़ मैं आपको बता रहा था भाई, हमारे जो भूमि है उसके लिए हमें प्लानिंग तैयार करें, डाइवर्सिफिकेशन करनी है। हमने एक फसल हर बार नहीं लेनी, उससे जो तत्व उसको ज़रूरत थी वो निकल के दूसरी फसल लेंगे तो तत्व जमा हो जाएंगे। जैसे सपोज करो, मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको भाई, दाल वाली फसल ले लें बीच में, तो वो हमारी नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं ज़मीन के अंदर, जो पौधे को मिल जाती है फटाफट। नहीं तो हमें यूरिया लाना पड़ेगा, केमिकल की तरफ ज़्यादा ध्यान करना पड़ेगा। केमिकल से दोहन होता है, बीमारियाँ बढ़ती हैं। तो ज़्यादा केमिकल को भी नहीं, ठीक यूज़ करना चाहिए। जितनी ज़रूरत के आवश्यकता के अनुसार वो जो है वो काम करना चाहिए हमें।
तो अब मैं तीसरा बताऊंगा, जो हमारी फ्रंटियर टेक्नोलॉजी, जो हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसको हमें एडॉप्ट करना होगा, उसको हमें लागू करना होगा। उसको कैसे लागू करना होगा? जैसे सपोज करो पानी की ज़रूरत है, पानी को 3 तरीके से मैनेज कर सकते हैं हम। वो भूमि का कवर हो गया, पानी का बताऊंगा मैं। पानी एक तो प्रकृति ने सेट बोलते हैं उसको, सॉयल एक्वा फायर टेक्नोलॉजी, वो प्रकृति ने अपने आप दे रखी है। मिट्टी में से रिस के पानी साफ हो जाता है। जैसे पहले पढ़ा करते तो मटके में, एक मटके में पानी डालते थे, रेती में से दूसरे मटके में जाता है, तीसरे में। अब तो एक्वा गार्ड जैसी मशीनें आ गई पीने के लिए, हम यूज़ करते हैं जो। तो वो क्या तरीके हैं? वो साफ करने के तरीके हैं। तो पानी साफ करने के लिए प्रकृति ने अपने आप दे रखा है। तो ज़मीन में से पानी रिस के नीचे जाता है, वो साफ हो जाता है। दूसरा तरीका बैंक रिजर्वायर्स है। बैंक का मतलब अपने आप ही हो गया वही किनारा। तो नदी के किनारे के आसपास जो है पानी जो रिस के नीचे जाता है और वो साफ हो जाता है। फिर तीसरा हम जो है बरसात के टाइम वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, पानी को ज़मीन के नीचे छोड़ते हैं गहरा खोद के, तो वो भी रिस के अपने आप साफ हो जाता है। ये 3 तरीके पानी को जो हमें साफ पानी मिल सके, ये 3 तरीकों से, प्राकृतिक तरीके से प्रकृति ने ही साफ करने के ढंग दे रखे हैं। और फिर रोल ऑफ इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी, जो वहाँ की लोकल जो तरकीब थी हमारी, उनका प्रयोग हमने करना है ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे आपको बताऊं कि भाई अभी मैंने पहले डिस्कस किया था मिट्टी पलट हल से गहरी जुताई, गर्मी के टाइम जून के महीने में जब खूब तपती धूप हो, उस पर खुला छोड़ दो उसको, उसकी जुताई करके पहले, तो ताकि उसके अंदर धूप और हवा क्रॉस हो सके। तो एक ये, और दूसरी इसके साथ और भी कुछ डिस्कस करना चाहूँगा मैं। देखो जो हम हर साल गोबर की खाद डालते थे, तो 1 एकड़ की भूमि को सुधारने के लिए गोबर की खाद का प्रयोग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि वो ज़मीन में कुछ ऐसे तत्व हैं जैसे केंचुआ, वो गोबर की खाद डली होगी तो उसको सेंट आते हैं, उसमें से खुशबू आती है, वो भाग के ऊपर नीचे आएगा, एरेशन ज़मीन में हो जाएगी और वैसे भी मरेगा जब भी वो नाइट्रोजन देकर जाता है। कुछ ऐसे जीव हैं जो हमारी मिट्टी को सुधारने में हमारी सहायक रहेंगे। तो वो देसी तरीके, देसी नुस्खे भी के साथ साथ फ्रंटियर टेक्नोलॉजी अपनानी है हम किसान भाइयों ने, प्राकृतिक संसाधनों में हमारे अपने आप को वो सुधारने के लिए। अब मैं आता हूँ, पानी के भी मैंने तरीके 3 बता दिए। अब वनस्पति भी आता हूँ। वनस्पति को सुधारने के लिए हमें हर साल पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ लगाते भी हैं हम, बारिश के समय में पेड़ लगाते हैं हमारे वातावरण को शुद्ध करने के लिए। तो आपसे अनुरोध है कि भाई ये इन चीज़ों की तरफ ध्यान दें, तब हमारी कंजर्वेशन होगी। अब इस लेक्चर का कंक्लूजन यही है कि भाई हमें हमारे प्राकृतिक संसाधनों को बहुत ज़्यादा संरक्षण करना है। ये तरीके जो मैंने बताए हैं, यही इसका निचोड़ है। अगर लेक्चर, ये बातें आपको अधिकतर किताबों में नहीं मिलने वाली हैं, कुछ बातें किताबों में होंगी ज़रूर, लेकिन मैं इसके साथ आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं, अगर लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचे। इसका आपका कोई पैसा नहीं लगना है। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि ये खेतीबाड़ी की अच्छी बातें आगे शेयर करें, सब तक जाएं, हमारे तक ना रहें, सीमित ना रहें, आगे आने वाली जनरेशनों को भी पता लगे कि भाई जो हम प्राकृतिक संसाधनों को अच्छी ज़मीन देकर हमारे बच्चों को जाएंगे तो वो हमारे को याद रखेंगे, भाई हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बहुत बढ़िया काम किया था। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद सर।